हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा कि किस बेस पर एनिमल को का वर्गीकरण किया गया है, उनको भिन्न भिन्न समूहों में बांटा गया है। तो इन सभी जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है, इनके आधार पर इनका जो विस्तृत वर्णन है, उनके आधार पर प्राणी जगत का वर्गीकरण किया गया। तो सबसे पहले इसमें वर्गीकरण में एनिमिलिया वर्गीकरण में इनको जो लीनियस ने पूरे जीव जगत का जब वर्गीकरण किया था तो उसे केवल दो भागों में बांटा था, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, पादप जगत और एनिमल जंतु जगत। ये इस वर्गीकरण में बहुत सारी कमियां थी। बाद में जो R.H. व्हिटेकर के द्वारा सुधारा गया और 5 जगत वर्गीकरण दिया गया, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें भी सबसे पहले लीनियस के वर्गीकरण को ही आधार बनाया गया और पूरे जगत को पादप जगत और जंतु जगत में बांटा गया। उसके बाद फिर इसको भिन्न भिन्न इनके लक्षणों के आधार पर ग्रुप में या समूहों में बांटा गया। तो ये जो प्राणी जगत है वो आता है एनिमेलिया किंगडम, प्राणी जगत। तो इसमें कौन से जीवों को रखा गया है? जो बहुकोश की है। एक कोश की जीवों को तो 5 जगत वर्गीकरण में प्रोटोजोआ के अंतर्गत स्थान दे दिया गया है। अब जो बहुकोश की जीव हैं उनको एनिमेलिया ग्रुप में रखा गया है। तब इनका जो वर्गीकरण है उसको संगठन के स्तर पर जब वर्गीकरण किया गया तो इसको कोशिकीय स्तर और ऊतक और अंग स्तर पर किया गया। तो कोशिकीय स्तर पर इसमें केवल पोरीफेरा संघ आता है और ऊतक और अंग तंत्र के स्तर पर इसमें भिन्न भिन्न समूह आते हैं। तो कोशिकीय स्तर पर केवल पोरीफेरा आता है क्योंकि इनमें ऊतकों का संगठन नहीं पाया जाता, कार्यों का श्रम विभाजन इनमें नहीं पाया जाता। दूसरा, अगर हम ऊतक और अंग तंत्र के बारे में बात करें तो इनको सम्मिति के आधार पर अरी सम्मिति और द्विपार्श्व सम्मिति के आधार पर डिवाइड किया गया है। तो अरी सम्मित के आधार पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कोशिकीय स्तर पर पोरीफेरा और अरी सम्मित के आधार पर इसको नाइडेरिया और टिनोफोरा को रखा गया है। ये अरी सम्मित वाले होते हैं, मतलब इनको आप कहीं से भी काटोगे तो ये 2 बराबर भागों में बंट सकते हैं। दूसरा है द्विपार्श्व सम्मित। इसमें केवल एक ही स्थान पर 2 पार्श्व होते हैं, पृष्ठतल और अधर तल, इसी प्रकार राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। तो इसको केवल एक ही जगह से 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। तब इसको फिर प्रगुहा के स्तर पर बॉडी का जो कैविटी होता है इसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। बिना गुहा का अगुही में आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस। इसके बाद कूटगुही या कूटगुहा में आते हैं एस्केहेल्मिन्थेस और सत्य गुहा युक्त गुही एनिमल्स में आते हैं एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा या अर्धरज्जुकी और सभी कार्डेट्स। ये सारे जीव आते हैं। इस आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो इस वर्गीकरण के आधार पर हम पढ़ते हैं। सबसे पहले संघ पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा। पोरी का मतलब होता है पोर बियरर। पोरीफेरा का मतलब होता है पोर बियरर, मतलब जिनका शरीर बहुत सारे छिद्रों से, पोर से बना होता है ना। तो इस संघ के अंतर्गत आने वाले जंतुओं को कॉमन भाषा में हम स्पंज कहते हैं। प्राकृतिक स्पंज जो समुद्र में पाया जाता है वो सारे जंतु पोरीफेरा के अंतर्गत आते हैं। इनका शरीर या तो गोलाकार होता है या फिर इनका कोई भी विशेष आकार नहीं होता है। मतलब ये जो है वो बहुकोशिकीय तो होते हैं लेकिन बहुत ही निम्न कोटि के बहुकोशिकीय जंतु होते हैं। इनमें शारीरिक संगठन कोशिकीय स्तर का ही होता है। इनमें ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन नहीं होता है। किसी भी कार्य का विभाजन इनमें ऊतकों के द्वारा नहीं होता है। और इनका जो शरीर है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ स्पंज के, इनका शरीर का आकार लंबा, बेलनाकार या इस प्रकार किसी भी आकार का हो सकता है। शरीर पे बहुत सारे छिद्र होते हैं। ये छिद्र आपस में मिलकर नलिकाओं में खुलते हैं और ये नलिकाएं मिलकर बीच में इनके अंदर एक कैनाल सिस्टम होता है। इन छिद्रों से हवा, पानी, भोजन या जो भी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, जल में घुला हुआ जो भी है, ये इसके अंदर जाता है, प्रवाहित होते रहता है।
इनके बॉडी का जो स्तर है, संगठन स्तर है, ये कोशिकीय स्तर पर होता है। इनका बॉडी जो है वो कीप कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए इनको प्रोटोजोआ के समकक्ष रखा गया है। और इन्हीं कीप कोशिकाओं के द्वारा गैसों का एक्सचेंज, आदान प्रदान, भोजन का आदान प्रदान, पाचन, उत्सर्जन, सभी कार्य जो है वो कीप कोशिकाओं के द्वारा होता है। इनका संरचना हम देख रहे हैं यहाँ पर। एक ये होल्ड फास्ट के समान संरचना होता है, आधार बेस होता है, जो किसी भी चट्टान से या ज़मीन से या पौधे वगैरह से, किसी भी चीज़ से चिपक जाते हैं और वहाँ पर ये स्थिर रहते हैं। और जलधारा के साथ इनमें भोजन, पानी, हवा सभी जो है वो इन्हीं छिद्र के द्वारा जाते हैं। इनको कहते हैं ऑस्टिया। और ये सभी जो है कैनाल सिस्टम बनाकर अग्र सिरे पर एक बड़ा छिद्र होता है जिसको कहते हैं ऑस्कुलम। इसके अंदर जो जलधारा बहते रहती है, प्रवाहित होते रहती है, वो ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकलता है, जिसके थ्रू उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। इस प्रकार इनमें कैनाल सिस्टम होता है। अरस्तु ने इन जंतुओं का अध्ययन किया और इनको स्पॉन्ज नाम दिया, क्योंकि अभी जो प्राकृतिक रूप से हम प्राकृतिक स्पॉन्ज का यूज़ करते हैं, वो इन्हीं पोरीफेरा के जंतुओं को जब ये डेड हो जाते हैं तो इनको अच्छे से पीट के इनका जो कड़ा वाला जो भाग है उसको निकाल दिया जाता है, तो इनका जो बॉडी छिद्र युक्त होता है वो स्पंज बन जाता है। रॉबर्ट ग्रांट ने इनके जंतु होने की पुष्टि की और इन्हें पोरीफेरा संघ के अंतर्गत रखा। स्पंज की लगभग 10,000 प्रजातियां ज्ञात है। अधिकांश प्रजाति समुद्र में पाया जाता है और चट्टानों पर ये चिपके हुए रहते हैं। संघ पोरीफेरा के कॉमन लक्षण के बारे में, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोरीफेरा के बारे में बात करें तो ये निम्न श्रेणी के ऐसे बहुकोशिकीय जीव हैं जिनका शारीरिक संगठन कोशिकीय स्तर का होता है। इनमें स्पष्ट ऊतकों का यानी टिश्यूज़ का और ऑर्गन्स का अभाव होता है। आलवनीय जल वाले स्पॉन्जिलाइडी को छोड़कर अधिकांश स्पंज जो है वो समुद्र के गहरे जल में किसी आधार से, चट्टान वगैरह से चिपके रहते हैं। स्पंज स्थानबद्ध और वृंतहीन होता है, मतलब इनमें किसी भी प्रकार की शाखा वगैरह नहीं निकली रहती, वृंत नहीं होता, स्टॉक नहीं होता, तना नहीं होता। ये एकल होते हैं, एकल भी हो सकते हैं या निवाही। इनमें मेड्यूला तथा पॉलिप में पाए जाने वाले एकांतरण को मेटाजेनेसिस कहा जाता है। इन प्राणियों में अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अलैंगिक जनन मुकुलन या बडिंग के द्वारा होता है। ये हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं एक छोटा सा बर्ड निकला हुआ है, कलिका निकली हुई है। यही जब बड़ा हो जाता है तो इससे अलग हो जाता है और दूसरे किसी आधार से चिपक जाता है और इसमें फिर से बहुत सारे स्पंज, ये ग्रो अप होकर फिर से बहुत सारे स्पंज बना देता है। लैंगिक जनन युग्मक या गैमेट्स के द्वारा होता है और इन युग्मकों का निर्माण एक्टोडर्म तथा एंडोडर्म के द्वारा होता है। बाहर की जो त्वचा है वो एंडोडर्म कहलाता है और अंदर की जो त्वचा है वो एक्टोडर्म कहलाता है। इस संघ के सदस्य एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल या उभयलिंगी यानी बाइसेक्सुअल, हर्मेफ्रोडाइट यानी एक ही जीव के अंदर मेल और फीमेल दोनों ही गैमेट्स का निर्माण होता है। और परिवर्धन जो है अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। पक्ष माभी स्वतंत्र जीवी प्लैनुला लार्वा पाया जाता है इनमें, और इनमें पुनरुद्भवन की अपार क्षमता होती है। अगर आप इसको कहीं से भी टुकड़ों में काट दो तो ये फिर से एक पूरा स्पंज बन जाता है। जैसे हम इसको यहाँ से काटे तो 2 भी स्पंज बन जाएगा, यहाँ से काटे तो बन जाएगा, यहाँ से काटे तो कहीं से भी काटो, है ना। तो पुनरुद्भवन की इनमें क्षमता पाई जाती है। सिलेंड्रेटा को द्विरूपता के आधार पर 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। वर्ग हाइड्रोजोवा, इस वर्ग में पॉलिप और मेडुला दोनों अवस्थाएं विकसित होती है। जैसे स्पंज के बारे में हम बात कर रहे थे, ये या तो अरिसम्मित प्रदर्शित करते हैं या फिर इनमें कोई सम्मिति नहीं होती है। मतलब यहाँ पर इसको कहीं से भी हम काटेंगे तो 2 बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता। ये द्विस्तरीय होते हैं और बाहर की ओर पिनेकोडर्म और अंदर की ओर कोइनोडर्म पाया जाता है। इनकी गुहाओं में कशाभिका या कोशिका पाई जाती है। शरीर के अंदर जैसे कि मैंने बताया था नाल तंत्र या कैनाल सिस्टम पाया जाता है। जलधारा इनके छिद्रों से बहते रहता है और इसके साथ पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन, उत्सर्जी पदार्थ को बाहर ले जाने का काम करता है। पोषण क्रिया अंतःकोशिकीय यानी इंटरसेलुलर होता है। इनमें कीप कोशिकाएं पाई जाती है जिनमें पोषण की क्रिया होती है। श्वसन अंग और उत्सर्जी अंग इनमें स्पष्ट रूप से नहीं होता।
इनमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों जनन पाया जाता है ना। और उद्विकास की दृष्टि से इनको अंधी गली यानी इनमें कोई वो नहीं है ना। ये छिद्र जो है वापस मिलकर कैनाल सिस्टम बनाते हैं जो ऑस्ट्रिया के द्वारा बाहर खिलता है। इस प्रकार ये अंध नाल का निर्माण करते हैं, तो इनको अंधी गली माना जाता है। पोरीफेरा को कंकाल के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। वर्ग कैलकेरिया, इस वर्ग के जंतु में कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल पाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर साइकॉन है ना, और ल्यूकोसेलेनिया, ग्रेसिया, लुसीला, ये सब जो है वो वर्ग कैलकेरिया में आते हैं। दूसरा है वर्ग हेक्साक्टिनेरिया या हाइलोस्पंजी। इस वर्ग के जंतुओं में सीलिया का कंकाल पाया जाता है, ये हम देख रहे हैं। एग्जाम्पल है साइकॉन, हाइलोनीमा, ग्लास रोप स्पंज इत्यादि। वर्ग डेस्मोस्पंजिया, इस वर्ग के जंतुओं में गंधक युक्त स्पॉन्जिल प्रोटीन का कंकाल पाया जाता है, जैसे यू स्पंजिया, बाथ स्पंज इसको बोलते हैं, स्पेंजिला, और स्वच्छ जली स्पंज है ये, चैलाइना, मरमेड्स के दस्ताने, क्लाइना, ये छेदक स्पंज इत्यादि आते हैं। तो इस प्रकार इनको 3 वर्गों में, वर्ग कैलकेरिया, वर्ग हेक्साक्टिनेलिया और वर्ग डेमोस्पंजिया में बांटा गया है।